वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो वैसे जेनर डायोड है, बट जो क्लैंपर है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। तो पहले क्लैंपर के जो लास्ट कॉन्सेप्ट है बचा हुआ उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे जेनर डायोड पे। और जेनर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव बायस, पॉजिटिव क्लैंपर। तो देखिए इसका सर्किट कैसे बनता है। यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगा दिया, डायोड इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब नेगेटिव बायसिंग है, मतलब वी आर यहां से हमने दिया इनपुट वोल्टेज, यहां आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस इनपुट वोल्टेज। और ये कैपेसिटर C है, यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज VR है, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज V0। तो अब मुझे बताइएगा, अब एक चीज मुझे बताइए, क्या ये नेगेटिव बायस है या पॉजिटिव बायस है। ये हमारा पॉजिटिव बायस है, क्योंकि हमने जो बैटरी लगाई हुई है वो पॉजिटिव प्लेट उसका ऊपर है, नेगेटिव प्लेट नीचे है। तो इसको हम कर लेते हैं पॉजिटिव बायस। पॉजिटिव बायस, पॉजिटिव क्लिपर। नेगेटिव बायस, पॉजिटिव क्लिपर आप होमवर्क में कर लीजिएगा, सेम इसी तरह से होगा जैसा हम ये करने वाले हैं। चलिए हम लगाते हैं क्या, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो देखिए जो भी हमने पॉजिटिव सॉरी क्लिपर और क्लैंपर के जितने भी हमने सर्किट देखे हैं, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किसी भी डायोड वाले सर्किट को या क्लिपर या क्लैंपर वाले सर्किट को सॉल्व कैसे किया जाता है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट, बट केसीएल और केवीएल का वायलेशन नहीं होना चाहिए। बस ये दो चीजें ध्यान रखना है। तो अगर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट अप्लाई करते हैं तो जो डायोड है वो कैसा हो जाएगा, शॉर्टेड। तो देखिए डायोड को हमने शॉर्ट कर दिया। जैसे ही डायोड को हमने शॉर्ट किया, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो अगर हम लगाते हैं केवीएल, तो वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, वी आर के। वी नॉट बराबर वी आर। मान लेते हैं इस कैपेसिटर के क्रॉस का जो वोल्टेज है वो है वीसी। अब इस लूप में अगर हम केवीएल लगाते हैं, क्या मिलेगा हमें, कैपेसिटर के अक्रॉस की वोल्टेज कितनी हो जाएगी, इनपुट वोल्टेज माइनस वी आर। इतना क्लियर है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने अप्लाई किया है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या निकालते हैं, डायोड वोल्टेज या डायोड करंट। हम निकालते हैं डायोड करंट। तो डायोड करंट आईडी, डायोड हमने उल्टा कनेक्ट किया था तो ऊपर की तरफ, यहां से करंट जा रही है, मान लेते हैं आई, या कैपेसिटर लगा हुआ है तो इसे आईसी मान लीजिए। डायोड करंट या कैपेसिटर करंट कितनी हो जाती है आपको पता है, सी डीवीसी बाई dt। तो इक्वेशन फर्स्ट से वीसी की वैल्यू हमें पता है। आप देखिए सॉल्व कैसे करना है इस सर्किट को, दैट्स इट, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। डी बाई डी टी वी इन माइनस वी आर। सो IC इज इक्वल टू सी डी बाई डी टी। इनपुट वोल्टेज हमारा साइनसोइडल है, मतलब Vm साइन ओमेगा टी माइनस वी आर। कैपेसिटर वोल्टेज, इसको डिफरेंशिएट करिए तो वी आर जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या हमें, ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी। हमें हमारा कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट है वो मिल चुकी है। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए इस नोड पे KCL, क्योंकि हमें क्या करना है, हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट अप्लाई किया है, इसका मतलब हमें डायोड के क्रॉस वाली करंट चाहिए। तभी हम पता लगा सकते हैं कि डायोड ओपन है या शॉर्ट है। तो यहां से हमारी करंट IC आ रही है, सॉरी यहाँ पे करंट कितनी आ जाएगी, जीरो।
I0। तो अगर हम KCL लगाते हैं तो कैपेसिटर करंट और डायोड करंट दोनों नोड की तरफ आ रही है, मतलब कैपेसिटर प्लस डायोड करंट इज इक्वल टू 0। तो डायोड करंट कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कैपेसिटर करंट। और ये है इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से कैपेसिटर की वैल्यू हमें पता है, कितनी है, ID इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी। अब हमारा जो एम था डायोड करंट का निकालना वो पूरा हो चुका है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हमें ये पता करना है कि डायोड हमारा शॉर्ट है तो क्या होगा, डायोड हमारा ओपन है तो क्या होगा। तो सिंपल है, अगर डायोड करंट ग्रेटर देन 0 है तो डायोड हमारा क्या है, ऑन है, मतलब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है। और डायोड करंट हमने निकाला हुआ इक्वेशन सेकंड से, माइनस ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी इज ग्रेटर देन 0, या यहां से क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी इज ग्रेटर देन 0, या ओमेगा टी इज लेस देन, या पहले कॉस के टर्म में लिख लीजिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से माइनस कॉस ओमेगा टी ग्रेटर देन 0, मतलब कॉस ओमेगा टी लेस देन 0। और कॉस ओमेगा टी लेस देन 0 कब होता है मुझे बताइए, कॉस ओमेगा टी लेस देन 0 होता है, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ओमेगा टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से क्लियर है कि ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 180 से बड़ी होनी चाहिए, बट 270 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो अब मुझे आप बता सकते हो कि रिवर्स बायस कितने एंगल पे होगा। तो रिवर्स बायस ये होगा, रिवर्स बायस कंडीशन के लिए अगर हम निकालते हैं, मतलब 90 इज ग्रेटर देन ओमेगा लेस देन ओमेगा टी, लेस देन 180। ओमेगा टी की वैल्यू 180 से छोटी होनी चाहिए बट 90 से बड़ी होनी चाहिए, तब ये कैसा होगा, रिवर्स बायस। अब हमें क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज को प्लॉट करना है। तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि आउटपुट वोल्टेज का रिलेशन कैसा है इनपुट वोल्टेज के साथ, करेक्ट। तो यहां से एक इक्वेशन हमें पता थी, ध्यान दीजिए, कैपेसिटर वोल्टेज की। कैपेसिटर वोल्टेज इज इक्वल टू क्या था, इनपुट वोल्टेज माइनस वी आर। तो इसको लिखते हैं, कैपेसिटर वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज माइनस वी आर। तो कैपेसिटर वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस वी आर। तो अब मुझे बताइए, एट 270 कैपेसिटर वोल्टेज हमें मिल गया, करेक्ट। तो रुकिए, इसको 270 वाला जो है उससे बाद में करते हैं, पहले हम आउटपुट वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। आउटपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या है, इनपुट वोल्टेज माइनस कैपेसिटर वोल्टेज। ध्यान दीजिए, 1 सेकेंड, ऊपर देखिए हमने क्या लिखा है, जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज वी आर के बराबर है, मतलब वी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट, दैट इज आउटपुट। सो वी सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस वी नॉट। तो यहां से वी नॉट कितना हो जाएगा, वी सी माइनस वी एम साइन ओमेगा टी। अब यहां से मुझे बताइए कि वी एम साइन ओमेगा टी, सॉरी ये तो पॉजिटिव रहेगा ना, हमने वी नॉट को उधर भेजा है तो वी सी नेगेटिव आ जाएगा। बट हमने वी सी क्या निकाला है, वी सी को देखिए एट 270, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 270, जब ओमेगा टी हमारा 270 है तो साइन 270 क्या हो जाता है, -1। सो वी सी इज इक्वल टू माइनस वी एम माइनस वी आर। तो वी सी को हम लिख सकते हैं माइनस वी एम माइनस वी आर। सो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस
Vm माइनस Vr प्लस Vm sin ओमेगा टी। सो V नॉट इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी प्लस Vm प्लस Vr। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट वोल्टेज आ गया। और आप चाहो, अगर आपको प्लॉट करना है तो ये आप होमवर्क ले लीजिए। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक क्लैंपर थोड़ा सा टफ है एज कंपेयर टू क्लिपर्स, तो आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे हम ले लेते हैं आउटपुट वोल्टेज। सही है। अब ध्यान दीजिए, इनपुट वोल्टेज हमारा साइनसोइडल है, करेक्ट। विथ रिस्पेक्ट टू दिस इनपुट वोल्टेज हमें क्या प्लॉट करना है? आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज दिया गया है इक्वेशन 3 में। तो सबसे पहले आप चेक करिए, यहाँ पे हमारा 90 है, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 पुट करके देखिए। साइन 90 क्या होता है? 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 2Vm प्लस Vr। तो 90 पे जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? Vm, 2Vm प्लस Vr। सिमिलरली यहाँ का एंगल है 180। तो 180 के लिए जो हमारा वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा बताइए? साइन 180 क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब बचेगा क्या? Vm प्लस Vr। तो 180 पे हमारा हो जाएगा Vm प्लस Vr। Vr को अगर हम रेफरेंस मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं हमारा Vr है, राइट। तो आउटपुट वोल्टेज Vr को फॉलो कर रहा है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे 270 रख दीजिए, ओमेगा टी यहाँ पे रख दीजिए 360, और उसके अकॉर्डिंग आप वेव फॉर्म बना सकते हो। ये समझ में आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक किसका? क्लैंपर का। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल क्लैंपर कैसे बनता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, हाउ टू ड्रॉ या व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ प्रैक्टिकल क्लैंपर। प्रैक्टिकल क्लैंपर के क्या चैलेंजेस होते हैं? अभी तक जो हमने देखा वो क्या था? आइडियल क्लैंपर्स। आइडियल क्लैंपर्स मतलब हमने एक भी लोड कनेक्ट नहीं किया था वहां पे। बट अगर हम लोड कनेक्ट कर दें तो क्लैंपर हमारा कैसे बन जाएगा? कुछ इस तरह का। ये क्या था याद करिए, ये था हमारा नेगेटिव क्लैंपर। यहां से हम अप्लाई कर रहे थे इनपुट वोल्टेज, ये कैपेसिटर, ये है डायोड। बट यहां पे हम क्या करने वाले हैं? एक लोड कनेक्ट करने वाले हैं, ये है R। इससे पहले हम इस रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट मान लेते थे, तो यहाँ पे जो करंट थी वो 0 हो जाती थी, तो R को हम शो नहीं करते थे। बट यहाँ पे अगर हम R को शो कर रहे हैं तो हमारे सामने क्या चैलेंजेस आएंगे, चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं अगर हमारा डायोड कैसा है? ओपन सर्किट। व्हेन आवर डायोड बिहेव्स एज ओपन सर्किट, तो क्या होगा? ओपन सर्किट है, डायोड को हटा दीजिए। ये ओपन सर्किट हो गया। तो अब हमारा जो सर्किट है उसमें बचा क्या? रेजिस्टेंस बचा और कैपेसिटेंस बचा। फाइनली देन द सर्किट बिहेव्स एज आरसी सर्किट। अब हमारा सर्किट कैसे बिहेव करेगा? आरसी सर्किट की तरह। तो अब देखिए, आरसी सर्किट में क्या होता है? जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है। पहले क्या हो रहा था? हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो रहा था, बट उसको डिस्चार्ज होने के लिए कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं था, तो वो डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा था। बट यहाँ पे हमारा कैपेसिटर वीसी वोल्टेज तक अगर फुल चार्ज हो जाता है तो वो फुल चार्ज होने के बाद क्या करना शुरू कर देगा?
इस रेजिस्टेंस को करंट सप्लाई करना शुरू कर देगा और यहाँ पे जो करंट है वो करंट की वजह से जो हीट है वो रेजिस्टेंस से डिसिपेट होना शुरू हो जाएगी। मतलब अगर ये कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है देन Vc विल डिक्रीज। सो इफ द कैपेसिटर discharges with the help of resistor R, then कैपेसिटर वोल्टेज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर कैपेसिटर वोल्टेज डिक्रीज हो गया तो हमारा जो क्लैंपर है उसका क्लैंपर का काम क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज को ऊपर या नीचे करना, शिफ्ट करना ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। बट अगर हमारा जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो डिक्रीज हो गया तो हमारी क्लैंपिंग भी क्या हो जाएगी? उससे इफेक्ट हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं? जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। We want our capacitor voltage to be almost constant, right? तो हम क्या करते हैं कि अगर डिस्चार्जिंग टाइम को बहुत हाई कर दिया जाए, if we make discharge time very high, डिस्चार्ज टाइम क्या होता है? उतना टाइम जिस टाइम तक जो कैपेसिटर है वो रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा या रजिस्टर को करंट सप्लाई कर सकता है। अगर ये पूरी करंट सप्लाई कर देगा रजिस्टर के क्रॉस तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो। बट हम चाहते हैं कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहे। तो हम क्या कर सकते हैं? एक तरह से टाइम कांस्टेंट बढ़ा सकते हैं। टाइम कांस्टेंट अगर हमने बढ़ा दिया तो कैपेसिटर बहुत ही धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा रजिस्टर के क्रॉस, मतलब Vc ऑलमोस्ट काफी देर तक कांस्टेंट रह जाएगा। और हम जानते हैं टाइम कांस्टेंट क्या होता है आरसी सर्किट का? R मल्टीप्लाइड बाई C, ये है टाइम कांस्टेंट, राइट? टाइम कांस्टेंट अब हमारा कितना है? RC। बट क्या ये जो रेजिस्टेंस R है ये अकेला ही R रहेगा या इसमें हमें डायोड का भी रेजिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हमारा आइडियल डायोड है तब तो हम रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, बट अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो हमें दो रेजिस्टेंस कंसीडर करने पड़ेंगे, फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस और रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस, रेजिस्टेंस ड्यूरिंग रिवर्स बायस। तो हमारा टोटल जो लोड का रेजिस्टेंस है वो हम इसमें भी मतलब लोड का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसमें इन दोनों रेजिस्टेंस को कंसीडर करना पड़ेगा, आर को भी और डायोड वाले रेजिस्टेंस को भी, करेक्ट? तो हम क्या चाहते हैं कि जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या हो जाए? 10 टाइम्स ऑफ टी। टाउ तो हमें पता है टाइम कांस्टेंट है, ये टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो हम क्या चाहते हैं कि जो डिस्चार्जिंग टाइम है कैपेसिटर का वो 10 गुना हो इनपुट वोल्टेज के टाइम पीरियड का। मतलब अगर इनपुट वोल्टेज की 10 साइकिल कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पे उतनी देर में जो हमारा कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना चाहिए। मतलब काफी देर में हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, यानी कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम हमने बढ़ा दिया, Vc बहुत देर तक कांस्टेंट रहा जाएगा। अब देखिए टाउ क्या था? टाउ क्या था?
आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट। तो ये हो गया आरसी इज इक्वल टू 10t। तो यहाँ से हम चाहें तो रजिस्टर की वैल्यू पता कर सकते हैं 10t डिवाइडेड बाई सी, या कैपेसिटर की वैल्यू पता कर सकते हैं 10t डिवाइडेड बाई आर। सो हम कैसे कंसीडर करेंगे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 10 इंटू टी के बराबर हो। करेक्ट। अब हम कैसे पता करेंगे इनपुट वोल्टेज का टाइम पीरियड, यानी कि टी कितना है। इनपुट वोल्टेज की अगर फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1/50, दैट इज 20 मिली सेकेंड। तो अगर हमारे घर की बात अगर हम कर रहे हैं तो टी अगर 20 मिली सेकेंड है तो आरसी कितना होना चाहिए 10 इंटू 20 मिली सेकेंड, यानी कि 200 मिली सेकेंड। आरसी क्या है टाइम कांस्टेंट। तो इतना टाइम कांस्टेंट होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो। राइट। तो ये हमने क्लिपर और क्लैंपर दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं जीनर डायोड पे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा जीनर डायोड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सभी एग्जाम में ये ऑलमोस्ट पूछा जाता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखिएगा, जेनर डायोड is a heavily doped diode. जेनर डायोड एक बहुत ही हैवीली डोप्ड डायोड है। तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं P प्लस N प्लस। ये एक पी एन जंक्शन डायोड है, बट हमने क्या किया है पी एन की जगह क्या किया है P प्लस N प्लस। इस प्लस का मतलब क्या होता है कि जो डोपिंग है वो बहुत ज्यादा है। इट इज अ हैवीली डोप्ड डायोड। तो अब देखिए इट ऑपरेट mainly in reverse bias condition। तो जब हम जेनर डायोड का यूज करेंगे, तो जब जेनर डायोड का यूज होता है तो उसे हम हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं कर सकते? Why we are not using Zener diode in forward bias condition? Because in forward bias condition it will act as a normal diode। तो जब फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल डायोड की तरह ही काम कर रहा है तो हम अपना नॉर्मल डायोड नहीं लेके आएंगे, क्यों जेनर डायोड यूज करेंगे। तो जेनर डायोड का मेन इंपॉर्टेंस हमें कहाँ पे देखने को मिलता है रिवर्स बायस कंडीशन में। इसीलिए हमेशा डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन पे ऑपरेट किया जाता है। अब देखिए जेनर डायोड इज अ हैवीली डोप्ड डायोड। अगर डोपिंग हम इंक्रीज करते हैं, डोपिंग अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज डिक्रीजेस। मतलब जो रिवर्स ब्रेक डाउन हो रहा है वो कम ही वोल्टेज पे हो जाएगा, बट अगर जो डोपिंग है वो कम है। यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर डोपिंग कम है तो रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आरबी जो है वो रिवर्स बायस नहीं है, रिवर्स ब्रेक डाउन है। यहाँ पे आरबी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स ब्रेक डाउन। तो आपने पढ़ा होगा दो तरह के जो ब्रेक डाउन होते हैं हमें पढ़ना होता है। पहला होता है जीनर ब्रेक डाउन। तो जो जीनर ब्रेक डाउन होता है वो हाई डोपिंग के केस में होता है जीनर ब्रेक डाउन। और
लो डोपिंग के केस में कौन सा देखने को मिलता है? एवेलांचे ब्रेकडाउन। तो अब यहां से मुझे आप ये बता दीजिए कि जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा होगा या एवेलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा होगा? तो मैंने क्या बताया था कि डोपिंग अगर डिक्रीज हो रही है तो रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। सो रिवर्स, नॉट रिवर्स बायस वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर एवेलांचे ब्रेकडाउन is greater than reverse breakdown voltage for Zener ब्रेकडाउन। मतलब अगर हमें एवलांचे ब्रेकडाउन कराना है तो हमें ज्यादा रिवर्स वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, और अगर जेनर ब्रेकडाउन कराना है तो कम में ही काम चल जाएगा। सिंबल क्या होता है? सिंबल हमारा बनता है कुछ इस तरह का। ये एनोड है, ये है कैथोड। ये हमारा जीना डायोड का सिंबल है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनता है। कैरेक्टरिस्टिक, तो मैंने आपको दिखाया था, अभी जस्ट मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये हमेशा नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज ले लेते हैं, यहाँ पे करंट ले लेते हैं, तो ये एक नॉर्मल डायोड की तरह कैरेक्टरिस्टिक बनाएगा। बट अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो ये कुछ इस तरह से शो होता है ब्रेकडाउन। मतलब जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, जो करंट है वो तो कम है, बट एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिस वोल्टेज पे जो करंट है वो अचानक से इंक्रीज हो जाएगी रिवर्स डायरेक्शन में। मतलब हम इसे बोल रहे हैं माइनस आई, और हम वोल्टेज किस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं? माइनस डायरेक्शन में। इसीलिए जीरो से अगर हम माइनस वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो एक वोल्टेज ऐसा आता है जिसपे करंट बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, उसे बोला जाता है जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या वी जेड। वी जेड क्या हो जाएगा? जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। राइट। अब इस पर्टिकुलर करंट को क्या बोला जाए? ये जो हमारी इतनी करंट है इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है नी करंट। मतलब मिनिमम इतनी करंट फ्लो होगी ही होगी, तो हम इसे क्या बोलते हैं? मिनिमम जेनर करंट। राइट। और यहां पे हम क्या बोल देते हैं? मैक्सिमम जेनर करंट, आई जेड मैक्स। करेक्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से देखना, इसको अगर मिला दिया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या है? जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जिनर ब्रेकडाउन के बाद अगर हम थोड़ी सी भी वोल्टेज को बढ़ाते हैं, मतलब इतना वोल्टेज अगर चेंज करते हैं, इसे हम मान लेते हैं डेल वी जेड, तो देखिए कितनी ज्यादा करंट में चेंज आ रहा है। डेल आई जेड, इतना ज्यादा करंट चेंज हो रहा है, इतना ज्यादा करंट चेंज हो रहा है। अगर जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद हम थोड़ा सा भी वोल्टेज अगर बढ़ा देते हैं, इससे पहले क्या हो रहा था? हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे थे, करंट में ज्यादा कुछ खास चेंज नहीं आ रहा था। बट जैसे ही वी जेड को हमने क्रॉस किया उसके बाद इतना वोल्टेज बढ़ाया, डेल्टा वी जेड, तो जो करंट है वो अचानक से बढ़ गई, देख सकते हो आप। राइट। तो आफ्टर जिनर ब्रेकडाउन a little increment in voltage will cause a large increment in current।
राइट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जेनर ब्रेकडाउन और नॉर्मल डायोड में क्या अंतर है, तो पहला अंतर ये है कि जेनर ब्रेकडाउन हैवीली डोप्ड होता है और नॉर्मल डायोड क्या होता है, नॉर्मली डोप्ड होता है। दूसरा डिफरेंस, जो ब्रेकडाउन है वो जेनर डायोड में कम वोल्टेज पे हो जाता है। अगर नॉर्मल डायोड होता तो हो सकता है कि जो वोल्टेज है वो यहाँ पे, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होता, क्योंकि वो लेस डोप्ड है। अब जेनर डायोड हाईली डोप्ड है तो यहीं पे ब्रेकडाउन हो गया, राइट। अब फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में दोनों सेम होते हैं, सेम बिहेवियर होता है दोनों का, चाहे आप नॉर्मल डायोड की बात कर लो या जेनर डायोड की बात कर लो। इसीलिए हमेशा जो डायोड जेनर डायोड का स्टडी है वो रिवर्स रीजन में किया जाता है, रिवर्स बायस रीजन, और इधर है फॉरवर्ड बायस रीजन। ये चीज समझ में आ गई। अब अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई बोलता है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस मुझे बताइए जेनर डायोड का, करेक्ट, जैसे मैंने नॉर्मल डायोड का रेजिस्टेंस निकलवाया था, उसी तरह से आपको क्या कैलकुलेट करना है, जेनर डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो अगर आप रिवर्स बायस को ध्यान से देखते हो तो ये पूरी एक वर्टिकल लाइन नहीं है। अगर पूरी वर्टिकल लाइन नहीं होती तो स्लोप हमारा जीरो हो जाता, बट यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक टिल्टेड टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है, मतलब यहाँ पे स्लोप प्रेजेंट है। स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस का कंपोनेंट अपॉन एक्स एक्सिस का कंपोनेंट। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों चेंज हो रहे हैं तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या है, डेल आई जेड, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या है, डेल वी जेड। इसे हम बोलेंगे स्लोप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो ये स्लोप को क्या हम बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं क्या, कंडक्टेंस, दैट इज जी। और हमें जेनर का रेजिस्टेंस चाहिए, तो आर जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, और जी की वैल्यू है डेल आई जेड अपॉन डेल वी जेड। तो ये हो जाएगा डेल वी जेड अपॉन डेल आई जेड, राइट। अब एक चीज और देखिएगा, जेनर डायोड, अगर हम आइडियल जेनर डायोड की बात करते हैं तो जेनर डायोड से जो करंट फ्लो होती है वो क्या होती है, जीरो। जेनर डायोड देखना, जब हम इसे सर्किट में इंप्लीमेंट करेंगे तो अगर आइडियल जेनर डायोड है तो उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। अगर आइडियल डायोड से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है तो जो जेनर रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बट ऐसा हमें नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें डायोड की करंट के साथ साथ जेनर करंट के साथ साथ दैट इज आई जेड वी जेड का भी ध्यान रखना है, राइट। वी जेड का भी हमें ध्यान रखना है। तो अब एक चीज मुझे बताइए, अगर आपको कोई बोलता है कि आप इस जेनर डायोड का कोई एक एप्लीकेशन बताइए, तो जेनर डायोड का बहुत अच्छा एप्लीकेशन क्या होता है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो जेनर डायोड को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, राइट। तो अब एक चीज और देखिएगा, कंडीशन ऑफ ब्रेकडाउन इन जेनर डायोड, कंडीशन ऑफ ब्रेकडाउन इन जेनर डायोड। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये होती है कि अगर हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर दें जीनर वोल्टेज से, मान लीजिए जीनर वोल्टेज की जो रेटिंग है ये 5 वोल्ट है, मतलब
5 वोल्ट तक तो कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा। जैसे ही 5 वोल्ट से आगे हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया, जेनर डायोड क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन। करेक्ट। तो पहला होता है कि आप वोल्टेज को बढ़ा दीजिए जेनर वोल्टेज से, या दूसरी कंडीशन क्या होती है, जेनर करंट को आप इंक्रीज कर दीजिए नी करंट से। ऊपर देखिए नी करंट मैंने क्या दिखाया है, इतनी करंट, इतनी करंट हमारी होती है नी करंट। नी करंट किसे बोलते हैं? आप वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हो तो ये बहुत लिटिल अमाउंट में चेंज दिख रहा है, ये जो थोड़ी सी करंट चेंज हुई है इसे ही नी करंट बोला जाता है। तो अगर इस नी करंट को हम ज्यादा कर दें जेनर करंट की रेटिंग से, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? जेनर ब्रेकडाउन। राइट। अब पावर डिसिपेशन क्या होता है जेनर डायोड के अक्रॉस? पावर डिसिपेशन across Zener डायोड। तो देखिए अगर ये हमारा एक डायोड है जिसको हम बोल रहे हैं जीनर डायोड, ये एनोड है, ये कैथोड है, करंट हमारी आ रही है इस डायरेक्शन में आई जेड। अब एक चीज मुझे बताइए, ये करंट को हमने उल्टा क्यों दिखाया हुआ है? करंट हमेशा एनोड से कैथोड जानी चाहिए, बट यहाँ पे करंट हमने कैथोड से एनोड दिखाया हुआ है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज सॉरी जो ऑपरेशन है जीनर डायोड का वो रिवर्स बायस में हो रहा है। तो रिवर्स बायस में जो करंट है वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीनर डायोड को? जीनर डायोड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद है डायोड के केस में मैंने आपको एक मॉडल पढ़ाया था जिसे हम बोल रहे थे PWL मॉडल। तो PWL मॉडल में क्या हो रहा था, किसी भी डायोड को एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस के साथ शो कर रहे थे। वहां पे उस रेजिस्टेंस को क्या बोल रहे थे? डायोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे उसी रेजिस्टेंस को बोला जाएगा जीनर रेजिस्टेंस। राइट। यहाँ पे जो वोल्टेज है इसे क्या बोलेंगे? जीनर टू कैथोड, या हम बोल सकते हैं कि इस डायोड के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है और हमारी करंट कितनी हो जाएगी? आई जेड। वी जेड के को हम बोल सकते हैं नी वोल्टेज ऑफ क्या? जीनर डायोड। मतलब अगर हम इस नी वोल्टेज से आगे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो ब्रेकडाउन है वो हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज कितना है जीनर डायोड के क्रॉस? वीजेड। यहां पे हम वीजेड निकालते हैं, वीजेड कितना हो जाएगा? वी जेड के प्लस इस जीनर रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप आई जेड आर जेड। तो पावर डिसिपेशन अक्रॉस जीनर डायोड कितना हो जाएगा? पावर डिसिपेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड और करंट अक्रॉस जीनर डायोड। सो पावर डिसिपेशन हम निकाल सकते हैं वी जेड आई जेड। ये सही है। जीनर के अक्रॉस अगर आपको पता है करंट और वोल्टेज तो आप पावर डिसिपेशन कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे वी जेड के क्या है? नी वोल्टेज। याद रखिएगा अगर वी जेड के से ज्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं जीनर डायोड में रिवर्स बायस में तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब पावर डिसिपेशन है हमारा वी जेड आई जेड। करेक्ट। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कितना हो जाएगा? मैक्सिमम पावर डिसिपेशन वी जेड आई जेड। तो अब मुझे बताइए पावर डिसिपेशन मैक्सिमम है वो किस पे डिपेंड करेगा? जीनर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, और आई जेड क्या है? करंट हमेशा लोड पे डिपेंड करेगा।
तो हम आई जेड को मैक्स लिख सकते हैं, करेक्ट। अब ये जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है, इट मस्ट बी लेस देन रेटिंग ऑफ डायोड, मस्ट बी लेस देन रेटिंग ऑफ डायोड। मान लेते हैं हमारी जो रेटिंग है डायोड की फॉर एग्जांपल 6 वॉट है, मतलब ये मैक्सिमम 6 वॉट तक का पावर झेल सकता है। बट जो मैक्सिमम पावर है वी जेड और आई जेड मैक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 10 वॉट का। तो ये 10 वॉट का पावर इस 6 वॉट के जीनर को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, राइट। इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि जो एक्चुअल पावर डिसिपेट हो रहा है जीनर डायोड के केस में, वो उसकी रेटिंग से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ जीनर डायोड। तो हेडिंग डाल लीजिएगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ जीनर डायोड। तो मैंने आपको क्या बताया, जो जीनर डायोड है उसे हम बहुत ही अच्छे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं, एज अ वोल्टेज रेगुलेशन, राइट। और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफाइन वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा होता है चेंज इन आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन लोड। यहां पे इसको लिखवा देता हूं मैं, वोल्टेज रेगुलेशन इज नोन एज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विथ चेंज इन लोड। हमारे लोड के साथ जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना चेंज हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर ज्यादा है तो लोड के चेंज के साथ जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो ज्यादा चेंज होगा, और वोल्टेज रेगुलेशन अगर कम है तो चेंज इन लोड के साथ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज कम होगा। तो हम क्या चाहते हैं, जो आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है वो कम हो, आउटपुट वोल्टेज हमें फिक्स रखना है। अब अगर आपके पास कोई लोड है, टेलीविजन या फिर फ्रिज या फिर एसी, उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, उसे डैमेज कर सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो वोल्टेज चेंज हो रहा है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो, और अगर वोल्टेज चेंज हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो वोल्टेज रेगुलेशन मस्ट बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो चलिए देखते हैं वोल्टेज रेगुलेटर का डिजाइन, डिजाइन ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। डिजाइन ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम वोल्टेज सप्लाई लगा देते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R, यहाँ पे हमने लोड के साथ पैरेलल में क्या लगा दिया, जीनर डायोड। यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस R, यहाँ से करंट जा रहा है I, यहाँ से करंट जा रहा है IZ, ये है हमारा IL, ये है लोड रेजिस्टेंस RL, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ये है V नॉट। तो हमें क्या करना है, I की वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि अगर ये I की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई और हमारा लोड फिक्स है तो कौन सी करंट बढ़ जाएगी, IZ, जीनर करंट। और अगर जीनर करंट बढ़ गई, राइट, लार्ज जीनर करंट फ्लो होने लग गई जीनर डायोड से,
तो क्या हो जाएगा, जीनर डायोड डैमेज हो जाएगा। इसीलिए इस करंट आई को कंट्रोल करने के लिए हमने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जिसे हम बोल रहे हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टर। करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, क्योंकि ये करंट आई को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस 1। इसमें टोटल 3 केस बनेंगे। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी इन्हीं 3 केसेस में से एक होगा। तो पहला केस क्या है, मान लेते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट है और लोड रेजिस्टेंस भी क्या है, कांस्टेंट। तो इसी सर्किट को लेके सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे केस में हमें अलग सर्किट की जरूरत पड़ेगी। चलिए, अब हमारा जो वोल्टेज VI है वो कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस RL भी क्या है, कांस्टेंट। अब मुझे बताइए हम क्या चाहते हैं कि आउटपुट वोल्टेज के आउटपुट या लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहे, दैट इज V0। जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, VZ। मतलब ये वाला जो वोल्टेज है ये VZ होगा। तो यहां से करंट I मुझे निकाल के बताइए क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू VI माइनस VZ डिवाइडेड बाई R। ये तो हमारा करंट I आ गया। अगर हम लोड करंट निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, लोड करंट इज इक्वल टू VZ बाई RL। यहाँ पे हम लगा देते हैं नोड A पे KCL, अप्लाई KCL एट नोड A। KCL एट नोड A। अगर नोड A पे KCL लगाते हैं हम तो जेनर करंट कितनी हो जानी चाहिए, I माइनस IL, राइट। अगर हम चाहते हैं कि जेनर करंट ना बहुत ज्यादा हो जाए ना जेनर करंट बहुत कम रहे, अगर जेनर करंट बहुत ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, ये जेनर डायोड डैमेज हो जाएगा। और जेनर करंट अगर बहुत कम हो गई तो हो सकता है कि जेनर जो डायोड है वो ऑपरेट ही ना करे। तो हमेशा जो जेनर करंट है इसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में रखिएगा। मैंने बताया था इससे पहले मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट निकालना। पावर पी जेड मैक्सिमम क्या होता है, वी जेड इंटू आई जेड मैक्स, और पी जेड मिनिमम क्या हो जाएगा, वी जेड इंटू आई जेड मिनिमम। तो हमेशा जेनर करंट मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होनी चाहिए। ये तो हमने देखा अपना बेसिक। अब आपको जो क्वेश्चन पूछता है वो मेनली केस 2 और केस 3 से आता है। केस 2 हमने क्या ले लिया है, केस 2 हमने ले लिया है वी आई हमारा वेरिएबल है और लोड रेजिस्टेंस हमारा क्या है, फिक्स्ड या कांस्टेंट। तो चलिए सर्किट बना के देख लेते हैं। सेम वैसा सर्किट बनेगा बट जितनी बार आप बनाओगे उतना अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस, अब इस डायोड को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, जीनर वोल्टेज से, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दिखाता हूं मैं आपको। जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट कैसे होता है। तो आप देख लीजिए जो जीनर वोल्टेज है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो करंट बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट जो वोल्टेज है उसमें क्या आ रहा है, बहुत मिनिमम चेंज आ रहा है। तो इस मिनिमम चेंज को हम नेग्लेक्ट करके ये मान सकते हैं कि VZ की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, इसको VZ से रिप्लेस कर दिया और हमारा लोड कैसा है, फिक्स। तो ध्यान दीजिएगा ये इनपुट वोल्टेज है, ये वेरिएबल है, ये रेजिस्टेंस R, ये VZ, यहाँ से करंट जा रहा है IZ, यहाँ से करंट जा रहा है IL, ये है RL जो कि है फिक्स्ड, यहाँ से करंट जा रहा है I। तो मुझे बताइए ये जो वोल्टेज है ये VZ हो जाएगा।
तो कैपिटल आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी इनपुट माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई आर। और यहाँ पे हम किसे वेरी कर सकते हैं बताइए, अकॉर्डिंग टू द केस हम वी आई को वेरी कर सकते हैं। मतलब वी आई की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, आई इज इक्वल टू वी आई मैक्स माइनस वी जेड अपॉन आर, तो ये आई करंट की हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपसे आई करंट की मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा जा सकता है। अब मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आई मिनिमम इज इक्वल टू वी आई मिनिमम माइनस वी जेड अपॉन आर। अब एक चीज मुझे बताइए, हम आर को और वी जेड को क्यों वैरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वी आई को ही वैरी कर रहे हैं क्योंकि केस ही हमारा ये बोल रहा है कि वी आई हमारा वेरिएबल है और आर एल फिक्स है। तो हमें दो करंट की वैल्यू मिल सकती है, मिनिमम करंट और मैक्सिमम करंट। अब यहां से हम लगाते हैं नोड ए पे केसीएल, तो क्या मिल जाएगा, जीनर करंट हमारा कितना हो जाएगा, जीनर करंट हो जाएगा टोटल करंट माइनस लोड करंट। तो हमें जीनर करंट को किसके किसके बीच में रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में। तो अगर हम आई जेड मैक्स वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, आई मैक्स की। तो आई मैक्स माइनस आई एल। सिमिलरली अगर हमें जीनर करंट की मिनिमम वैल्यू निकालना है तो कौन सी करंट पुट करी जाएगी, आई मिनिमम वाली, आई मिनिमम माइनस आई एल। यहाँ पे आई एल हमने सेम रखा है क्योंकि लोड फिक्स है, तो लोड करंट भी क्या होगा, फिक्स रहेगा, करेक्ट। और जो पावर रेटिंग है वो हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए, वी जेड आई जेड मैक्स के बराबर होनी चाहिए ताकि हमारा डायोड डैमेज ना हो। चलिए देखते हैं केस 3 क्या बोला जा रहा है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिर्फ देख लीजिए कैसे सर्किट को सॉल्व किया गया है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से और क्लियर हो जाएगा। इस केस में हम ले लेते हैं, इनपुट वोल्टेज को फिक्स कर देते हैं और लोड रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, वेरिएबल। तो चलिए सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इनपुट वोल्टेज, रेजिस्टेंस आर, जीनर डायोड का वोल्टेज, ये है रेजिस्टेंस आर एल। ध्यान से देखिए, अब ये इनपुट वोल्टेज हमारा कैसा है, फिक्स, तो ना तो हम इसे घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। अब हमारा लोड रेजिस्टेंस क्या दिया गया है, वेरिएबल, मतलब लोड रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई जेड आई एल, यहां से करंट जा रहा है आई, तो यहां से आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बताइए। आई की वैल्यू हो जाएगा इनपुट वोल्टेज माइनस जीनर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आर, और लोड करंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो VZ आ जाएगा, VZ बाई RL। तो अब मुझे बताइए किस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो I है वो फिक्स रहेगा क्योंकि इनपुट वोल्टेज हमारा फिक्स्ड है, जीनर डायोड का वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, और ये रेजिस्टेंस को हम वेरी नहीं कर रहे हैं। हम वेरी किसे कर रहे हैं, इस RL को। मतलब आई एल मैक्स हम निकाल सकते हैं कितना, वी जेड। ये आई एल की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी बताइए, जब आर एल की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। और आई एल की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब आर एल की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, राइट। तो अब हम फिर से जीनर करंट निकाल सकते हैं। जीनर करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट माइनस आई एल। हम क्या चाहते हैं कि जो जीनर करंट है वो मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट की जो रेटिंग है उसके
बीच में होनी चाहिए, क्योंकि जिनर करंट रेटिंग से ज्यादा बढ़ गया तो डायोड डैमेज, रेटिंग से कम हो गया तो ऑपरेट ही नहीं करेगा। तो आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई तो कांस्टेंट है, आई एल की कौन सी वैल्यू रख दें कि जो जिनर करंट है वो मैक्सिमम हो जाए, बताइए। तो ये मिनिमम वाली वैल्यू रख देते हैं, आई एल मिनिमम। सिमिलरली आई जेड मिनिमम, मिनिमम जिनर करंट निकालने के लिए आई एल मैक्स की वैल्यू रख देते हैं। तो इस तरह से किसी भी सर्किट को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जिनर डायोड के, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।